जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की साहित्यिक रचनाओं के तीसरे पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं ना वो हिंदी में बहुत ज़्यादा हैं और परीक्षा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिन परीक्षाओं में हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत। बेटा इनकी अगर काव्य रचना की हम बात करेंगे, मतलब काव्य में कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं, तो चिदंबरा बहुत पूछी जाती है परीक्षा में, वीणा भी है, वाणी भी है, पल्लव भी है, गुंजन भी है। ठीक है, साथ ही साथ में युगांत भी है, युगवाणी, ग्राम्या, ओके, कला और बूढ़ा चांद है और लोकायतन। ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। मतलब काव्य के रूप में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कौन कौन से रचनाएं की गई हैं, तो आपने देखा चिदंबरा, वीणा, वाणी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, साथ ही साथ में लोकायतन। बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्टली इनकी परीक्षा में देखने को मिलती हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो काव्य रचनाएं हैं उनमें आपको अनामिका मिल जाएगी, परिमल भी एक काव्य रचना ही है, गीतिका भी एक काव्य रचना है, जूही की कली एक काव्य रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। अनामिका, परिमल भी पूछी जाती हैं परीक्षा में। ठीक है, अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास की बात करेंगे तो उपन्यास इन्होंने अप्सरा भी लिखा है और काले कारनामे अक्सर पूछा जाता है। अगर हास्य उपन्यास की बात करें कि मतलब हंसने वाले उपन्यास की रचना की है क्या इन्होंने, तो बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा हंसने वाले उपन्यास की रचना भी की गई है और इनका नाम है चतुरी। छोटा चा है, ठीक है, बड़ा चा नहीं है, छोटा चा है, चतुरी चमार है और बल्ले सुर बकरिया है। ठीक है, ये हास्य रचनाएं हैं इनके द्वारा की गई हैं। अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यामा के लिए मिला हुआ है। आप देख सकते हैं, बहुत परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। अगर महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में हम देखेंगे तो निहार बहुत पूछी जाती है, नीरजा बहुत पूछी जाती है, सांदगीत बहुत पूछी जाती है। तो निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, सांदगीत हो गया, ये सब की सब महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में से एक हैं जो मोस्टली परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनके निबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो बेटा महादेवी वर्मा का जो निबंध है ना वो अतीत के चलचित्र मोस्टली परीक्षा में और स्मृति की रेखाएं दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि ये वाला नहीं तो ये वाला, ये नहीं तो ये, दोनों में से कोई ना कोई तो मिलता ही है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है श्रृंखला की कड़ियाँ। मतलब इन तीनों में से ना ज्यादातर अगर निबंध से कहीं प्रश्न उठाएगा तो महादेवी वर्मा के इन्हीं को उठाता है। मतलब या तो अतीत वाला देगा, या तो स्मृति, या तो फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। छड़दा भी इनका निबंध में आता है। ठीक है, ये कम पूछा जाता है, बाकी तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर संपादन की बात करें तो बेटा महादेवी वर्मा का जो संपादन है ना वो चांद पत्रिका है। चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सोहन लाल द्विवेदी की। तो सोहन लाल द्विवेदी की अगर काव्य रचना में बात करेंगे कि काव्य के रूप में कौन सी रचनाएं की है, तो इन्होंने दूध बतासा रचना की है, विस्पान भी है इनकी, शिशु भारती भी है और बाल भारती, बल नहीं है बाल है। ठीक है, बाल भारती, क्या नाम है बेटा, बाल भारती। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, शिशु भारती भी है और बाल भारती भी है। ठीक, चलिए ये बातें समझ में आपको आ गई बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। तो बेटा सुभद्रा कुमारी चौहान का जो काव्य रचनाएं है ना वो आपको मुकुल देखने को मिलेगा और त्रिधारा देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहानी संग्रह की हम बात करेंगे तो कहानी संग्रह में आपको बिखरे मोती मिलेगा। ठीक, चलो हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं। इनकी भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में अगर काव्य रचनाओं में जाओगे तो आपको मधुबाला मिलेगी, मधुशाला मिलेगी, मधुकलश, मधु लगा लगा के ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे सब में। ठीक है, इसके बाद शतरंगिनी मिलेगी, हलाहल मिलेगी, प्रणय पत्रिका। प्रणय पत्रिका से आपको याद आया होगा विनय पत्रिका। ठीक है, क्या नाम है, विनय
पत्रिका। अब आप लोग बताओगे ना विनय पत्रिका किसकी रचना है, पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो प्रणय पत्रिका हलाहल इंपॉर्टेंट है, इनकी काव्य रचनाओं में अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। साथ ही साथ में बंगाल का अकाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। खादी के फूल और 64 खूंटे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, या संभावनाएं हैं कि अगर मिस करेगा महादेवी वर्मा की जैसी रचनाओं से तो फिर इनको उठा लेगा वो। ठीक, चलो आत्मकथा इनकी बहुत पूछी जाती है, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो बेटा आत्मकथा इनकी है, क्या नाम है, बसेरे से दूर, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर नीड़ का निर्माण तो अक्सर और अक्सर मिलती है परीक्षा में, टू इंपॉर्टेंट मतलब टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, ये आत्मकथाएं हैं। और अगली है क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब महादेवी वर्मा की अगर निबंध को मिस कर दिया उसने तो फिर यहाँ से आत्मकथा जरूर उठाएगा। बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, गजब की रचनाएं हैं, आत्मकथाएं हैं, लेकिन जबरदस्त रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे बेटा अमृतलाल नागर जी की रचनाओं पर हम बात करेंगे। बड़ा हो जा भाई जल्दी से, ये हो गया। ठीक, चलिए अमृतलाल नागर। ठीक, तो अमृतलाल नागर की रचनाओं में हम देखेंगे अमृतलाल नागर की रचनाओं में बेटा आपको अमृत और विष बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अमृत और विष बहुत पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। खंजन नयन भी पूछा जाता है। खंजन नयन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खंजन नयन की रचना जो है ना सूरदास को केंद्र में रख करके की गई है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अगले उपन्यास की बात करें तो बच्चों शतरंज के मोहरे बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुहाग के नुपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपन्यास है, अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और ये रचनाएं बच्चों आपके अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मानस का हंस है। मानस का हंस भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, और ये जो मानस का हंस रचना है ये तुलसीदास को केंद्र में रख कर के जो है की गई है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि अमृत और विष, खंजन नयन, मतलब यहाँ जो मैंने लिख रखी है ना सब की सब इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो अगर परीक्षा कंटिन्यू आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है इनका सामना आपसे हुआ होगा, या आपका सामना इनसे जरूर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी काव्य रचना है। उपन्यास में अगर जाओगे तो काठ का सपना है, थोड़ा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष आपसे पूछा जा सकता है, संभावित है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगर हम बात करें गिरजा कुमार माथुर की, तो बेटा ये जो कवि है ना ये ऐन्द्रियता के कवि कहलाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ऐन्द्रियता के कवि किसे कहा जाता है, गिरजा कुमार माथुर को बोला जाता है। ठीक है, अगर इनकी रचनाओं में बात करें तो बेटा गिरजा कुमार माथुर की जो काव्य रचनाएं हैं वो आपको कल्पांतर देखने को मिलेगा, धूप के धान मिलेगा, नाश और निर्माण, ये प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वो गिरजा कुमार माथुर जी की हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार की। ठीक, चलिए तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार की। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, हाँ ये आए जैनेन्द्र कुमार। ठीक, क्योंकि नाम इनका ऊपर चला गया है, जैनेन्द्र कुमार। बेटा जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में आपको जो है त्यागपत्र मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, परख भी, मुक्तिबोध, तो त्यागपत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहानियों में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको फांसी मिलेगी इनकी कहानियों में, पाजेब है और दो चिड़ियाँ। ठीक है, ये क्या है, इनकी कहानियां हैं जैनेन्द्र कुमार जी की। ठीक, अगर अनुवाद इन्होंने क्या किया है तो एक मंदाकिनी नामक अनुवाद किया है, और पाप और प्रकाश नामक अनुवाद इनके द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बेटा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो एकांकी इनके द्वारा जो लिखी गई हैं उनका जो मूल स्वर है वो आदर्शवादी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से प्रश्न बना सकता है। ठीक है, अब अगर एकांकी में जाएंगे तो रेशमी टाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर अगर एकांकी में पूछा जाता है तो आपको रेशमी टाई देखने को मिलती है या फिर दीपदान देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखें तो कौमुदी महोत्सव भी बहुत पूछा जाता है, और जूही के कले मतलब जूही के फूल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूही के फूल भी है, जूही के कली भी है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे विष्णु प्रभाकर की। ठीक, विष्णु प्रभाकर, बेटा विष्णु प्रभाकर की अगर हम बात करें तो इनका जो उपन्यास है ना
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवारा मसीहा और अर्धनारीश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से। आवारा मसीहा बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अगर कहानी संग्रह में आप जाओगे विष्णु प्रभाकर की, तो आप देखोगे जिंद की एक रिहर्सल बहुत जो है कहानी संग्रह में आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। खिलौने भी है, अगर एकांकी के रूप में जो इन्होंने संग्रह किया है वो पाप का घड़ा और घमंड का फल है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और हीरे की पहचान, मोतियों की खेती आपसे जो है पूछी जा सकती है परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखिएगा एकांकी संग्रह है और किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर जी की है, ठीक है। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं उपेंद्र नाथ अस्क की। किसकी बात करते हैं? उपेंद्र नाथ अस्क। बेटा उपेंद्र नाथ अस्क की जो रचनाएं हैं वो आपको जय पराजय देखने को मिलेगा, स्वर्ग की झलक भी इनकी रचना है और लक्ष्मी का स्वागत इनकी रचना है। हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट आपकी जो है इनकी ये रचनाएं नहीं है। जय पराजय तो आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहानी में बात करोगे ना, तो ये बेटा कहानी में इनकी जो है कांगड़ा का तेली आपको देखने को मिलेगा। कांगड़ा का तेली एक साथ है, ये कलर हो गया यहाँ पर, ठीक है, पूरा एक साथ है। कांगड़ा का तेली बहुत पूछा जाता है। और टेबल लैंप टू मच इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों रचनाएं जो है उपेंद्र नाथ अस्क की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मोस्टली आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए टेबल लैंप और कांगड़ा का तेली आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो इनकी जो कहानियां हैं वो बेटा सुखमय जीवन है और बुद्धू का कांटा है, ठीक, थोड़ा सा दिमाग के किसी कोने में रखिएगा। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो उसने कहा था, पहली बार जो है इसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसने कहा था में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र जी की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य में तो चलो चल जाता है, मर्म कथा है, वनमाला है, लेकिन निबंध में जो है आस्था के चरण है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं आपने देखी। अब हम अगर संस्मरण की बात करेंगे तो अप्रवासी की यात्राएं जो है ये संस्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब हम बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की, ठीक है, धर्मवीर भारती, ओके। चलिए तो धर्मवीर भारती का सबसे जो महत्वपूर्ण उपन्यास है ना, उसका नाम है गुनाहों का देवता, ठीक है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ये सातवां घोड़ा तो खैर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे ना ध्यान रखें तब भी चल जाएगा, लेकिन गुनाहों का देवता मत भूलिएगा, ठीक है। अगर निबंध संग्रह पर बात करोगे तो ठेले पर हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धर्मवीर भारती के उपन्यास में जाओगे तो गुनाहों का देवता आपको याद रखना है। अगर निबंध संग्रह में जाओगे तो ठेले पर हिमालय आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नागार्जुन जी की बात करेंगे। बेटा नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उपन्यास में आपको नई पौध मिलेगी। जमनिया का बाबा पूछ लिया जाता है, ठीक है, जमनिया का बाबा किसका उपन्यास है, तो आपका आंसर रहने वाला है नागार्जुन, ठीक। चलिए काव्य में अगर बात करें, काव्य रचना में जो है इनके आपको बेटा शासन की बंदूक देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और पुरानी, पुरानी नहीं है, पुरानी है, ठीक है, पुरानी, ओके। पुरानी जूतियों का कोरस भी बहुत पूछा जाता है। तो दोनों रचनाएं अगर काव्य में बात करोगे तो चाहे शासन की बंदूक हो या फिर पुरानी जूतियों का कोरस हो, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। जमनिया का बाबा जो है आपको उपन्यास के अंतर्गत नागार्जुन की आने वाली रचनाएं हैं। युगांधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह की अगर बात करें, डॉक्टर नामवर सिंह, इनकी जो रचनाएं हैं बेटा कविता के नए प्रतिमान बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। दूसरी परंपरा की खोज थोड़ा बहुत हल्के में ले सकते हो, और आपको जो है सूत्रधार और सर्कस रचनाएं भी जो है डॉक्टर नामवर सिंह की मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भीष्म साहिनी की बात करेंगे। बेटा भीष्म साहिनी के जो उपन्यास हैं वो आपको जो है झरोखे देखने को मिलेगा और तमस देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हल्के में लेना। लेकिन अगर कहानी लिखा हुआ है यहाँ पर, कहानी नहीं है यहाँ पर है कहानी, क्या है, कहानी, ठीक है।
बेटा जो कहानी संग्रह है ना आपके भीष्म साइनी जी का, वो चीफ की दावत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ की दावत एक कहानी संग्रह है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें तो बेटा शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन की जो काव्य रचनाएं हैं वो विश्वास बढ़ता ही गया, अच्छी बात है, विश्वास बढ़ता ही गया, आदमी का जहर, ठीक है, ये दोनों काव्य रचनाएं हैं शिवमंगल सिंह सुमन की। अब हम बात करेंगे शैलेंद्र मटियानी, और ये लास्ट है आज के जो है हमारी रचनाओं के। तो शैलेंद्र मटियानी की रचनाओं में जो उपन्यास है वो आपको कबूतर खाना मिलेगा और दो बूंद जल मिलेगा, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मोस्ट में नहीं कह सकते हो, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। अब क्या है ना कि जो ट्रेडिशनल तौर पर बहुत सारी रचनाएं जो बहुत जमाने से चली आ रही हैं उनको वो बदल रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है भाई कि आप लोग बैक पेपर किस तरीके का आया था, पिछला पेपर प्रीवियस ईयर वाला, उसे देख लेते हो, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा मामला था, तो अब उसे कुछ तो मामला करना पड़ेगा ना भाई, कंपटीशन को और हाई लेवल का बनाने के लिए। तो इस वजह से ऐसा एक्चुअली हो जाता है, ठीक। तो आपको सारी बातें बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ये रचनाएं 3 नंबर वाली है, मतलब तीसरा पार्ट है, एक पार्ट और है, मतलब 4 पार्ट में मैंने रचनाओं को रखा है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं और कौन सी महत्वपूर्ण है कौन सी नहीं है ये सारी बातें बताने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।